ज्योतिष दो वर्ड्स से मिलके बना है। ज्योति जिसका मतलब होता है साइट, और ईश जिसका मतलब होता है गॉड। तो बेसिकली इट इज साइट ऑफ गॉड। ओके, अब इसका क्या मतलब है साइट ऑफ गॉड? अगर मैं एक जेनरिक क्वेश्चन पूछूं कि हम भगवान की शरण में कब जाते हैं? एक तो जब हम परेशान होते हैं, परेशान होते हैं, कोई कुछ कुछ चाहिए होता है, कुछ चाहिए होता है, कुछ मिसिंग होता है हमारी लाइफ से और कुछ वो हमें चाहिए होता है। या ठीक है, फिर कुछ ग्रैटिट्यूड शो करने के लिए भी। ग्रैटिट्यूड शो करने के लिए जाते हैं। ठीक है, वेरी गुड। और और फिर जाते हैं। ठीक है, ठीक है। सबसे मेन चीज तो यही होती है, जब हम परेशान होते हैं तो हम भगवान की शरण में जाते हैं ना, भगवान को याद करते हैं। और आई हम्म। एम श्योर कि हम सब ने कभी ना कभी एस्ट्रोलॉजिकल कंसल्टेशन भी लिया ही होगा। नहीं लिया होगा तो भी हमको कभी दिमाग में तो आया ही होगा। तो यूजुअली हम एक एस्ट्रोलॉजर के पास भी तभी जाते हैं जब हम या तो परेशान होते हैं, या हमें समझ नहीं आ रहा होता कि हमारे साथ कुछ हो रहा है तो वो क्यों हो रहा है, या हमें कुछ चाहिए और हम ये जानना चाहते हैं कि वो हमें कब तक मिलेगा, या कब मिलेगा, या हमारे हम्म। नसीब में है भी या नहीं है। इसीलिए हम हम्म। एस्ट्रोलॉजर्स के पास भी जाते हैं। ठीक है। तो ये जो विद्या है ज्योतिष की, ये अगर देखा जाए तो प्रिडिक्शन इसका पर्पस नहीं है। इसका फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट पर्पस है अपने आप को जानना। जब हम परेशान होते हैं, परेशान से क्या मतलब है, जब हम कंफ्यूज्ड होते हैं, चाहे अपने बारे में, चाहे किसी और के बारे में, चाहे अपनी लाइफ के बारे में, चाहे अपनी सिचुएशंस के बारे में, हम कंफ्यूज्ड होते हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है या मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं हो रहा है। ठीक है। तब भी हम भगवान की शरण में भी जाते हैं, और कई बार हम एस्ट्रोलॉजी की शरण में भी जाते हैं इस चीज को जानने के लिए। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट पर्पस ऑफ ज्योतिष जो है, दैट इज फॉर सेल्फ अवेयरनेस, फॉर सेल्फ अवेयरनेस, राइट। और जब हमें सेल्फ अवेयरनेस होती है, उसके बाद हम, जब हमें अपने बारे में पता चलता है, चाहे वो ज्योतिष से पता चले, या कई बार जब हम भगवान के पास भी होते हैं और अपनी प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे होते हैं या अपनी सिचुएशन डिस्कस कर रहे होते हैं, तो एक एक पीस फील होती है। ऐसा लगता है कि किसी को बोल दिया, किसी ने सुन ली हमारी बात, एंड वो पीस सी फील होती है, राइट। और जब हम एस्ट्रोलॉजी या कोई भी ज्योतिष सब्जेक्ट सीखते हैं, चाहे वो एस्ट्रोलॉजी हो, न्यूमेरोलॉजी हो, टैरो कार्ड्स हो, या पामिस्ट्री हो, फेस रीडिंग हो, जो भी ऑकल्ट सब्जेक्ट्स के बारे में हम जानते हैं, जब हम उनको सीखते हैं, तब भी हमें एक सेंस ऑफ पीस फील होता है, क्योंकि वो हमें हमारे बारे में सबसे पहले बताते हैं। ठीक है। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट पर्पस ऑफ ज्योतिष या टैरो या कोई भी और मोडालिटी इज सेल्फ अवेयरनेस। वंस यू हैव अचीव्ड दैट सेल्फ अवेयरनेस, जब आपको अपने बारे में कुछ चीजें पता चल जाती हैं कि मैं ऐसी क्यों हूं, या मैं ऐसा फील कर रही हूं तो क्यों फील कर रही हूँ, या मेरे साथ कोई प्रॉब्लम हो रही है तो क्यों हो रही है, जब आपको वो पता चलना शुरू होता है, तो दूसरी चीज जो हम करते हैं वो होता है अपना बिहेवियर, एक्शंस, माइंडसेट, मेंटालिटी को गाइड करना, प्लान करना। ठीक है। से फॉर एग्जाम्पल न्यूमरोलॉजी आजकल बड़ी फेमस है और हम सबके बर्थ डेट्स हमें पता हैं। तो सपोज अगर से फॉर एग्जाम्पल मैं 3 नंबर हूँ, मुझे 3 नंबर के बारे में या 3 नंबर की कैरेक्टरिस्टिक्स पता चल जाए अगर, और मुझे पता चले कि भाई 3 नंबर जो है उसका काम ही बोलना होता है, ठीक है, ये उसकी एक प्राइमरी टास्क होता है, वो बोलने में अच्छा होता है। अब अगर मुझे अपने बारे में ये पता चल गया, तो एक क्वेरी अगर मुझे अपने बारे में है कि मैं इतनी बोलती क्यों हूँ, मैं इतनी बात क्यों करती हूँ, मुझे हर चीज के बारे में बात क्यों करना है, तो पहला आंसर तो मुझे वो मिल गया कि ठीक है, मैं अगर एक तारीख पे बॉर्न हुई हूँ और वो तारीख के कैरेक्टरिस्टिक में है कि हाँ, ये जो 3 नंबर वाले लोग होते हैं इनको बात करना बहुत पसंद होता है, तो ये इनका एक फीचर होता है, ये बात बहुत करते हैं। तो मेरे अंदर अपने आप में एक सेंस ऑफ एक्सेप्टेंस आ जाती है कि अच्छा ठीक है, मैं इसलिए इतना बात करती हूँ क्योंकि वो मेरे नंबर से भी दिखता है, मेरे में वो फ्रीक्वेंसीज हैं, मेरे में वो एनर्जीज हैं। ठीक है।
ये पहली चीज हुई। अब जब मुझे ये पता चल गया कि मैं इतना बात क्यों कर रही हूँ, या मेरा एक कैरेक्टरिस्टिक ये है कि 3 नंबर से मुझे अच्छा कम्युनिकेशन करने का स्किल मिलता है, जब मुझे ये पता चल गया, तो क्या मैं इसको अपनी लाइफ को प्लान करने के लिए, गाइड करने के लिए यूज करूंगी? नहीं करूंगी। जैसा कि मैंने किया, से फॉर एग्जांपल आई एम ए मैनेजमेंट एजुकेटर, तो जब मुझे ये पता चल गया, तो एजुकेशन या टीचिंग देना या बोलना, मैं एक ऐसी फील्ड में क्यों नहीं एंटर करूंगी जहां मुझे पता है कि मेरे स्किल का बेस्ट यूज मैं कर सकती हूँ। तो चाहे वो एक मार्केटिंग की जॉब हो, चाहे वो एक एजुकेशन की जॉब हो, जहां पे भी बोलना होता है, वो स्किल का जहां यूज हो सके, आई वुड प्लान माई लाइफ इन दैट डायरेक्शन। और आई वुड एटलीस्ट थिंक ऑफ guiding my life into that direction. So that is the second purpose of, first purpose of कोई भी प्रिडिक्टिव साइंसेस इज सेल्फ अवेयरनेस, जो आपको आपके बारे में बताता है। और सेकंड पर्पस होता है इसका गाइडिंग योर लाइफ, गाइडिंग योर लाइफ। थर्ड पर्पस होता है इसका प्रिडिक्शन। ठीक है। प्रिडिक्शन भी क्यों है? क्योंकि यस, दीज आर इंफॉर्मेशन, ये ऐसी नॉलेज है जिन पे वाकई सालों साल रिसर्च हुई है। हमारे एंशंट वेदों में भी इसके बारे में बात है। ज्योतिष एक वेदांग माना जाता है, वेदों का एक अंग माना जाता है, जिसके थ्रू आप वेदों को पढ़ते हो, उसे डिकोड करते हो। उसमें वाकई ये चीजें लिखी हैं जो आज की डेट में एस्ट्रोलॉजर्स अगर उसको डिकोड करना सीख लेते हैं, या कोई नॉर्मल लेमैन भी उसको पढ़ना सीख लेता है, तो वो एक बेसिक लेवल ऑफ प्रिडिक्शन भी कर सकता है। अब मैं ये भी बताऊंगी किस लेवल का प्रिडिक्शन और क्या चीज हम प्रिडिक्ट करते हैं। ठीक है। इतना क्लियर है? इसमें इसमें किसी को कोई क्वेरी है, कोई डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिए। नो क्वेश्चन फ्रॉम मी। ठीक है, आई एम अज्यूमिंग कि इतना क्लियर है, इसमें कुछ भी पूछने लायक नहीं है। ठीक। नेक्स्ट, एक और कॉन्सेप्ट जो टैरो को सीखने से पहले हमें सीखना है, वो होता है कर्मा थ्योरी, या कर्म थ्योरी भी बोलते हैं इसे। कर्मा क्योंकि हम कर्म को जब इंग्लिश में कर देते हैं तो वो कर्मा प्रोनाउंस हो जाता है या निकलता है। कर्म थ्योरी, इसके बारे में सुना है हमने। गीता की रील्स आजकल बड़ी फेमस हैं। पूरी गीता तो रील से ही सुन सुन के आ गई है, ऐसा लगता है। जितनी रील देखो उसमें कुछ गीता के बारे हम्म। में, गीता से लर्निंग या पॉइंट मिल जाता है। तो कर्म थ्योरी अगर मैं पूछूं, 3 लोग मुझे यहाँ दिख रहे हैं, तीनों अगर एक एक करके अपनी एक कोई भी लर्निंग बताएं कर्म थ्योरी के बारे में, क्या आपकी समझ है या लर्निंग है? 1 सेंटेंस, 2 सेंटेंस। क्या है कर्म थ्योरी? ये तो सिंपल है, जैसा आप करोगे वैसे आपको मिलेगा, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जैसा बोओगे वैसा काटोगे, जैसे एक्शंस करोगे वैसे कॉन्सिक्वेंसेस भी मिलेंगे। एक्शंस एंड कॉन्सिक्वेंसेस। और कुछ? आदित्य, आरती, एनीथिंग? करंट थ्योरी और क्या है? चलिए ठीक है। एक्शंस एंड कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ही क्रिस्प और बहुत ही करेक्ट बताया रुचि ने यहाँ पे। कर्म थ्योरी यही कहता है एक्शन एंड कॉन्सिक्वेंसेस, जैसे आप एक्शन करोगे अकॉर्डिंगली आपके कॉन्सिक्वेंसेस हैं। और कर्म थ्योरी हमारे कल्चर की एक बहुत पॉपुलर आइडियोलॉजी को भी प्रेजेंट करता है, जिसको हम बर्थ और रीबर्थ की साइकिल बोलते हैं। बर्थ और रीबर्थ की साइकिल भी कर्म थ्योरी से ही एक्सप्लेन होती है, कि अगर मैंने जन्म लिया है तो क्यों जन्म लिया है, और इंसान का जन्म ही क्यों लिया है। इस लाइफ में हम सब अगर बैठे हैं, इंसान बन के बैठे हैं, तो इंसान के जन्म में ही क्यों है? छिपकली हो सकते थे, कीड़े हो सकते थे, बंदर हो सकते थे, कोई और जानवर हो सकते थे, पर इंसान के जन्म में आए हैं। इसी में मैं पूरी कर्म थ्योरी तो बता नहीं सकती क्योंकि वो हमारे रेफरेंस का नहीं है। मुझे जितना टैरो को समझाने के लिए समझाना है उतना हम यहाँ पे बात करेंगे। 3 टाइप के कर्म होते हैं: संचित, प्रारब्ध एंड क्रियामान। संचित कर्म होते हैं हमारी ऑल पास्ट लाइव्स के अक्यूमुलेटेड कर्मास।
ठीक है। ये भी पॉपुलरली हम सभी ने सुना हुआ है कि एक चित्रगुप्त हैं जो हमारे कर्मों का लेखा जोखा करते हैं, जो अकाउंटेंट हैं। और सारे कर्म हमने जितनी भी लाइफ में किए थे, जितनी भी योनियों में हमने किए हैं, जो भी कर्मा, वो सब जाके उनके अकाउंट बैग में है। तो ये मान के चलिए कि हर पर्सन का भी नहीं बल्कि हर सोल का, वी ऑल आर सोल्स जस्ट इन दिस बॉडी, राइट। तो हर सोल का एक बैग ऑफ कर्मास है, जिस बैग ऑफ कर्मा को हम संचित कर्म बोलते हैं। उस बैग ऑफ कर्मा में से मुट्ठी भर के ये सोल इस जन्म में जो कर्म लाई है भोगने के लिए, उसको हम प्रारब्ध कर्म बोलते हैं। जो इस जन्म में भोगने के लिए लाई है, और इसको हम इजीली समझें तो इट इज व्हाट वी गेट इन दिस लाइफ, दैट इज योर प्रारब्ध कर्मा। वो आपके प्रारब्ध से आया है। आपको माता पिता कैसे मिले, भाई बहन कौन मिले, सास ससुर कौन मिले, हस्बैंड स्पाउस गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड कौन मिल रहे हैं, बॉस कैसा मिल रहा है, ये सब आपके प्रारब्ध से आया है। ये सब आपके कर्मों से आया है। आपकी सोल खुद लेके आई है इस जन्म में भोगने के लिए। और तीसरे टाइप के कर्म होते हैं क्रियामान कर्म। दिस इज वॉट वी डू इन दिस लाइफ। प्रारब्ध कर्म जो हम लेके आए थे, जो हमें मिला है, और क्रियामान कर्म जो हम करने वाले हैं या जो हम करते हैं। तो इट इज बेसिकली द चॉइसेस दैट वी मेक इन आवर लाइफ। तो मुझे माँ बाप कैसे मिले हैं ये मेरी चॉइस नहीं थी, ये मुझे मिले हैं, ये मेरे प्रारब्ध से मिले हैं। मैं उन माँ बाप के साथ क्या करती हूँ वो मेरी चॉइस है, वो मेरा क्रियामान है। और वो मेरे आगे के कर्म भी बनाएगा और मेरे आगे के जन्म भी बनाएगा। ठीक है। अब ये जितनी भी साइंसेस या जितनी भी नॉलेज हम अपने वेदों से लेते हैं अबाउट कर्मा एंड अबाउट प्रिडिक्शंस एंड एवरीथिंग, ये सब आपके प्रारब्ध को बताते हैं। जब आप किसी एस्ट्रोलॉजर को अपनी कुंडली दिखाते हो और उससे पूछते हो कि भाई मुझे शादी करनी है, कब तक होएगी, तो वो आपकी कुंडली में प्रारब्ध देखते हैं और देख के बताते हैं कि क्या शादी इस सोल के कर्म बैग में है भी इस बार। पहले तो यही देखते हैं। फिर उसके बाद वो टाइमिंग बताते हैं कि कब तक होएगी। ठीक है। वो जो भी बता रहे हैं इट इज ऑल योर प्रारब्ध। तो जब भी प्रिडिक्शन होता है वो प्रारब्ध पे होता है, प्रारब्ध का प्रिडिक्शन करता है जो भी इंसान प्रिडिक्शन कर रहा है। ठीक है। इसके बेसिस पे वो आपको कोई गाइडेंस देते हैं। एस्ट्रोलॉजी में गाइडेंस के नाम पे ज्यादातर रेमेडीज दी जाती हैं, है ना। ये पूजा कर लीजिए, ये मंत्र जाप कर लीजिए, ये दान कर दीजिए, यहाँ गाय को चारा डाल दीजिए, यहाँ पे पौधों को पानी डाल दीजिए, यहाँ बच्चों को मिठाई बांट दीजिए, खाना बांट दीजिए, ये रेमेडीज होती हैं। ये रेमेडीज भी बेसिकली गाइडेंस ही हैं। चाहे आप उनसे अपने करियर का पूछने जा रहे हो, शादी का पूछने जा रहे हो, बच्चों का पूछने जा रहे हो, वो सब आपके प्रारब्ध चार्ट को देख के आपको क्रियामान करने की गाइडेंस देते हैं। अब जब वो आप करते हो या नहीं करते हो, दैट इज योर क्रियामान। उन्होंने तो गाइडेंस दे दी आपको, उन्होंने तो बता दिया, उनका काम खत्म हो गया। अब वो करना है या नहीं करना है, ये आपका क्रियामान कर्म बनेगा। आई बात समझ में। तो प्रिडिक्शन जब हम करते हैं वो हम प्रारब्ध पे करते हैं, और गाइडेंस जब हम देते हैं वो हम क्रियामान को करने की देते हैं। कि प्रारब्ध कह रहा है कि आने वाले टाइम में टाइम डिफिकल्ट रहेगा, प्रारब्ध ये बता रहा है। अब उस डिफिकल्ट टाइम को क्रॉस करने के लिए आपको क्या करना चाहिए, वो गाइडेंस आपको कोई भी एस्ट्रोलॉजर, टैरो कार्ड रीडर, न्यूमेरोलॉजर देता है। ठीक है। मोटा मोटी रिसर्चेस ने ये देखा है कि 60 to 70% ऑफ योर लाइफ इज योर प्रारब्ध, जो आप लेके आए हो। 60 से 70% आपकी लाइफ वही होती है, और उसमें आप कुछ चेंज नहीं कर सकते। नथिंग कैन बी चेंज इन योर प्रारब्ध, नथिंग कैन बी चेंज इन योर लाइफ। वॉट यू कैन चेंज इज दिस, और वॉट यू कैन वर्क ऑन इज दिस, योर क्रियामान कर्म। आप क्या चॉइसेस लेते हो लाइफ में, आप उस पे काम करते हो। ठीक है। इतना समझ में आया। इसमें किसी को कोई डाउट तो पूछ लीजिए। हाँ, मेरे दो क्वेश्चंस हैं। हाँ। एक तो आपने बोला प्रारब्ध के बारे में,
तो प्रारब्ध में व्हाट यू हैव गॉट, मतलब कि क्या आपको मिला है ऑलरेडी, तो ये किस बेसिस पे मिला है? क्या हमारे पास्ट, क्योंकि अभी तो जस्ट जन्म ही हुआ है आपका, तो फिर तभी मिल गया आपको, तो वो किसके बेसिस पे मिला है? वो पुराने जन्म के बेसिस पे मिला है, या फिर वो जस्ट रैंडमली ऐसे ही मिल गया? मतलब कुछ उसका बेस था या फिर? बिल्कुल बिल्कुल। हमारे शास्त्रों में ही ये बताया गया है कि हर एक्शन का एक डिसाइडेड कॉन्सिक्वेंस है या आउटकम होता है। ठीक है ना? तो हम्म। जैसे बोलते हैं ना कि अगर आप किसी के साथ गलत भी कर रहे हो तो उसके भी लेवल्स हैं। एक तो होता है कि आपने किसी को चांटा मार दिया, ये भी उसके लिए गलत ही है। या एक होता है कि आपने एक मच्छर मार दिया, चींटी मार दी, मक्खी मार दी, ये भी गलत है। और एक है कि आपने एक इंसान की जान ले ली, वो भी गलत है। दोनों ही केसेस में आप जान हम्म। ले रहे हो, दोनों ही केसेस में आप एक लाइफ एंड कर रहे हो, पर दोनों का लेवल अलग अलग है। अकॉर्डिंगली जो कर्मा थ्योरी है वो ये कहती है कि एक्शन के रिस्पेक्ट में कॉन्सिक्वेंसेस हैं। तो जो हमारा संचित हम्म। कर्मों का बैग है, जो पिछली लाइफ से भरा हुआ है, हमें नहीं पता उसमें हमने कौन सी लाइफ के कर्मा रखे हैं। कभी हम चींटी भी बने होंगे, कभी बंदर भी बने होंगे, कभी हाथी भी बने होंगे। कितनी सारी योनियां हैं ना, हमारे वेदों में बताया है कि बहुत सारी 64 करोड़ योनियों के बाद आपको इंसान का जन्म मिलता है। तो उन जितनी भी योनियों में आपने जितने भी कर्म किए थे, हर कर्म का कुछ ना कुछ कॉन्सिक्वेंस था जो आपको भोगना था। और जब आपकी हम्म। सोल इस जन्म में आई, उसने वही कॉन्सिक्वेंसेस चुने कि मैं अब इंसान के जन्म में जा रही हूं, और मैं इस इंसान के जन्म में ये कर्मा अपने भोगूंगी। और भोगने का मतलब है अच्छे कर्म भी आप भोगते हो और बुरे कर्म भी आप भोगते हो। ठीक है ना? तो आप जब सोल एक, वो उस बैग में से एक मुट्ठी जब लेके आई, तो वो खुद डिसाइड करके आती है कि मैं कौन से जन्म में जा रही हूं और मैं क्या भोगना चाहती हूँ। तो जो हमको मिला है वो हमारी सोल खुद डिसाइड करके आई है कि मुझे इस जन्म में ये बनना है और मुझे ये भोगना है। अब इसमें मेरे अच्छे कर्म भी भोगने के लिए हैं और बुरे कर्म भी भोगने के लिए हैं। तो फिर संचित और प्रारब्ध में डिफरेंस क्या हुआ? संचित भी ओल्ड जो आपका था सोल उसी से आया है, और प्रारब्ध भी ओल्ड के बेसिस पे ही आया है। हाँ, कर्मा तो कुछ किया नहीं हमने इस लाइफ में, ये तो ओल्ड पुराने से ही के बेसिस पे ही आया है। तो बिल्कुल दोनों एक बिल्कुल। एक तरह से सेम ही बात हो गई ना? सेम बात तो हो गई। संचित में से ही प्रारब्ध आया है। संचित एक बैग ऑफ 100% हम्म। कर्माज है, और उसमें से आप 40% इस लाइफ में भोगने के लिए ले आए हो कि मैं इस जन्म में हम्म। इस इंसान की बॉडी में जा रही हूँ, और इस जन्म में मैं ये 40% कर्मा अपने भोग लूंगी। ठीक है? अब आप हम्म। ऑब्वियसली जब इस लाइफ में आए हो तो आप और कर्म भी तो बना रहे हो ना, वो भी जाके संचित में ही ऐड हो हम्म। जाएगा, क्योंकि हमको तो नहीं पता कि नेक्स्ट लाइफ में हम क्या बनने वाले हैं। अब जैसे हम्म। से फॉर एग्जाम्पल अंबानी के बच्चे हैं, वो अंबानी के घर में क्यों पैदा हुए, और हम हम्म। अपने घरों में क्यों पैदा हुए? हम, हमारी सोल क्यों नहीं अंबानी के घर में पैदा हुई? या आकाश और अनंत अंबानी क्यों नहीं हमारे जैसे मीडियोकर घरों में पैदा हुए, मिडिल क्लास में पैदा हुए? क्योंकि वो उनकी सोल है, हम्म। उनके संचित कर्मा जो भोगने हैं उन्हें, वो उसी फैमिली में रह के भोग सकते हैं, या उसी स्टैचर ऑफ फैमिली में रह के भोग सकते हैं, इसलिए वो उस फैमिली में जन्म लिए उस सोल ने। और हमारे जो बैग ऑफ संचित कर्मा है उसमें भोगने के लिए जो कर्मा है वो हमारी मीडियोकर मिडिल क्लास फैमिलीज में हम रह के भोगेंगे, इसलिए हमारी सोल ने इस फैमिली में जन्म लिया। ओके। तो संचित कर्मा ठीक में है। से ही आपको प्रारब्ध मिला है। अब जब प्रारब्ध ओके। आपको जो मिला है, आप उसको भोगते हो, और उसको भोगते भोगते आप नए कर्म जो कर रहे हो उनको हम क्रियामान कर्म कहते हैं, जो हम कर रहे हैं ठीक है। या करेंगे। ठीक है? तो हम्म। कोई भी प्रिडिक्टिव ओके। गाइडेंस जो होती है या प्रिडिक्टिव साइंस होती है, वो आपके प्रारब्ध के बेसिस पे आपके क्रियामान की गाइडेंस आपको देती है। जैसे प्रिडिक्शन ऐसी एक काम और करता है चीज ना। है। हाँ। हाँ, एक और क्वेश्चन है। जैसे अभी आपने बोला कि प्रिडिक्शंस जो है वो प्रारब्ध 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 कर्मा की बेसिस पे होती है, हम्म बट प्रिडिक्शन तो है कि क्या होगा फ्यूचर हम्म में, है ना? हम्म प्रिडिक्शन तो मतलब फ्यूचर प्रिडिक्ट करो ना। तो हम्म फ्यूचर में प्रारब्ध कर्मा के बेसिस पे जो आपको मिलना था, प्लस आपने गाइडेंस के बेसिस पे क्या किया, हम्म उसका रिजल्ट क्या निकला। अगर कुछ खराब होना था तो फिर गाइडेंस आपको मिल गई अभी, हम्म आपने कुछ भी करके उसको, उसका इफेक्ट कम कर दिया या उसको हम्म ठीक कर दिया, उसको रिवर्स ना भी किया अगर हम्म। तो वो चीज प्रेडिक्ट होती होगी ना, ना कि प्रारब्ध के बेसिस पे जो आपको मिलना था वो प्रेडिक्ट होता होगा। नहीं,
प्रिडिक्शन प्रिडिक्शन तो होता है। प्रारब्ध प्लस गाइडेंस। नहीं, नहीं, नहीं। आपका क्रियामान कैसे कोई प्रिडिक्ट कर सकता है भाई? क्रियामान तो ये हो हम्म। गया ना कि जैसे जैसे तुमने बहुत अच्छी लाइन बोली कि रिवर्स हम कर नहीं सकते, प्रारब्ध चेंज नहीं हो हम्म। सकता, उसके इफेक्ट को कम किया जाता है बाय डूइंग आर क्रियामान, है ना? तो हम्म। प्रिडिक्शन जो है वो प्रारब्ध की हो रही है कि आपके कुंड से, फॉर एग्जांपल अगर आप एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट, हम सभी ने देखा होगा, है ना, कुंडली होती है, कुंडली में गिवन है कि भाई आपका आपके सेकंड हाउस में अगर कोई बैठा है तो इस तरीके की आपकी लाइफ है, या आपके फर्स्ट हाउस में अगर ये प्लैनेट है तो इस तरीके की आपकी लाइफ है। अब ये तो एक हम्म। प्रिडिक्शन है जो आपके चार्ट में दिख रहा है कि इस तरीके की आपकी लाइफ होगी। अब एज अ हम्म। सोल अगर आपको वो लाइफ नहीं चाहिए तो फिर आप क्रियामान करोगे ना, तो आप उस लाइफ की इंटेंसिटी जो प्रिडिक्ट हुई थी उसकी इंटेंसिटी को वेरिएट कर सकते हो। दैट इज योर क्रियामान, जिसको हम फ्री विल भी कहते हैं। एक होता है डेस्टिनी विच इज प्रारब्ध, और हम्म। दूसरा होता है फ्री विल, जो मेरी इच्छा है कि मैं क्या काम करूं और क्या नहीं करूं। वो इफेक्ट आप कितना कर पाओगे, दैट इज अनदर क्वेश्चन। ठीक है? हम्म। जैसे बहुत लेमैन एग्जांपल देती हूँ कि आपको वेदर ऐप देख के पता चल जाता है कि कल बारिश होएगी कि नहीं होएगी। ये तो हो गया प्रिडिक्शन, हम्म। प्रारब्ध के बेसिस पे कि कल बारिश होएगी या नहीं होएगी। होएगी अगर, तो हम्म। अब छाता लेके निकलना है या नहीं लेके निकलना है, ये आपका क्रियामान है। ओके। छाता लेके निकलोगे तो बारिश तो नहीं रोक पाओगे ना, बारिश तो फिर भी होएगी। हम्म। आप पे हम्म। उसका इफेक्ट कम होगा। हो सकता है पूरे भीगने की जगह छाते की वजह से सिर्फ जूते चप्पल गंदे हो, कपड़ों पे हल्की छींटे आए, पूरे तो नहीं भीगोगे अगर छाता लेके निकलोगे तो, है ना? तो कोई भी प्रिडिक्टिव टूल जो होता है वो आपको एक छाते की गाइडेंस देता है। अब उस छाते को लेके निकलना है या नहीं निकलना है वो आपका क्रियामान कर्म है। उसमें कोई एस्ट्रोलॉजर, कोई हम्म। प्रिडिक्शन, कोई टैरो कार्ड रीडर, कोई न्यूमरोलॉजिस्ट आपको फोर्स नहीं कर सकता कि आपने यही करना है। से फॉर ओके। एग्जाम्पल, अनदर एग्जाम्पल, भाई हमारी कुंडली में, से फॉर एग्जाम्पल मेरी कुंडली में है कि मेरी लव मैरिज नहीं होगी। ठीक है? बट हम्म। मैं, भाई मेरा रिलेशनशिप है, मेरा बॉयफ्रेंड है और मैं उसी से शादी करना चाहती हूँ, पर मेरी कुंडली में एस्ट्रोलॉजर बोल रहे हैं नहीं जी लव मैरिज तो नहीं होगी। अब उन्होंने हम्म। तो प्रिडिक्ट किया ना मेरा प्रारब्ध देख के कि लव मैरिज के योग नहीं है इस लड़की की कुंडली, हम्म। पर मेरा तो रिलेशनशिप है, और अब उसी से अगर मुझे शादी करनी है तो मैं कर लूं अगर, तो मुझे कौन रोक रहा है आके? वो मेरा क्रियामान है। अब उसके बाद मैंने जो चॉइस की कि मैंने अपने प्रारब्ध के अगेंस्ट अगर मैंने चॉइस करी, अब उसका जो हम्म। इफेक्ट होगा, इम्पैक्ट होगा, वो तो मेरे कर्मा बनाएगा ना, आने वाले, आगे आने वाले, मैं क्या चूज कर रही हूँ उस पे मेरे न्यू कर्मास बनेंगे। वो तो अच्छे भी बन सकते हैं, जरूरी नहीं है अच्छा, प्रारब्ध में आपका नहीं था, आपने क्रियामान फिर भी किया हाँ तो आपको बिल्कुल, नेगेटिव इम्पैक्ट ही होगा, पॉजिटिव भी हो सकता है उसका। बिल्कुल पॉजिटिव हम्म। भी हो सकता है, बिल्कुल पॉजिटिव भी हो सकता है ना? तो दैट इज माई क्रियामान कर्म। इतना क्लियर है? एनी अदर डाउट? एनीवन? ठीक। ये दो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स थे जो मुझे टैरो सिखाने से पहले बताने थे। अब हम चलते हैं कि ऑकल्ट सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो उसका पहला पर्पस एक तो प्रिडिक्शन नहीं है, उसका पहला पर्पस होता है डिवाइन कनेक्शन, स्पिरिचुअल गाइडेंस, स्पिरिचुअल कनेक्शन। अब स्पिरिचुअल कनेक्शन या डिवाइन कनेक्शन इसे क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि वो सबसे पहले आपको आपसे कनेक्ट करने की बात कर रहा है, आपको सेल्फ अवेयरनेस की बात कर रहा है। और अगर हमने एक लाइन सुनी है, अपने वेदों से ही निकल के आती है, अहम ब्रह्मस्मि, मुझी में सारा ब्रह्मांड है। तो भगवान भी मेरे अंदर ही है, शैतान भी मेरे अंदर ही है, देव भी मेरे अंदर ही है, दानव भी मेरे अंदर ही है, सब कुछ मेरे अंदर ही है। तो जब हम डिवाइन कनेक्शन की बात कर रहे हैं तो हम अपने आप से कनेक्ट होने की बात कर रहे हैं। दैट इज द वेरी फर्स्ट पर्पस ऑफ एनी प्रिडिक्टिव साइंस, एनी वैदिक नॉलेज इंफॉर्मेशन। अगर आप योगा भी सीखते हो जो कि हमारे एशियन कल्चर से ही निकल के आता है, तो उसमें भी आप सबसे पहले अपनी बॉडी से, अपने ब्रेथ से कनेक्ट करते हो। ठीक है? सेकंड पर्पस होता है, आप जब अपने बारे में जानते हो चीजें तो आप अपनी लाइफ को एक गाइडेड तरीके से जीने की कोशिश करते हो, उसको एक प्लान्ड तरीके से जीने की कोशिश करते हो। और तीसरा पर्पस होता है कि आप दूसरों को भी अपनी इंफॉर्मेशन, अपने अपने एक्सपीरियंस, इंफॉर्मेशन, नॉलेज से आप दूसरों को भी हेल्प करना चाहते हो, जिसको हम प्रिडिक्शन बोलते हैं, कि आप उनकी सिचुएशंस के ऊपर
गाइडेंस उनको आप प्रोवाइड करते हो, जिसको हम प्रिडिक्शन बोलते हैं। क्लियर है? ठीक है। अब टैरो के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। टैरो जो है, ये कोई मतलब आजकल तो बहुत नया टर्म है, बहुत नया भी नहीं, बट हाँ पोस्ट कोविड इसके बहुत ग्रोथ हुई है ड्यू टू सोशल मीडिया, थैंक्स टू सोशल मीडिया। तो बहुत लोग अट्रैक्टेड और इंटरेस्टेड फील करते हैं टैरो कार्ड्स की तरफ। बट अगर आप टैरो की हिस्ट्री पढ़ोगे तो टैरो 15वीं सेंचुरी में आए थे। 15th सेंचुरी, दैट इज 1400 के जो ईयर होते थे तब। ऑलमोस्ट 500 साल पुरानी ये नॉलेज और इंफॉर्मेशन है, तो इसीलिए एंशियंट नॉलेज में कंसिडर करी जाएगी। तो बहुत सारी गूगल पे इसकी हिस्ट्री मिल जाएगी आपको। एक पॉपुलर हिस्ट्री जो गूगल पे मिलती है दैट इज कि टैरो कार्ड्स इटली में ओरिजिन हुए थे, इटली में ओरिजिनेट हुए थे, और एज प्लेइंग कार्ड्स ओरिजिनेट हुए थे। प्लेइंग कार्ड मतलब ताश खेलने वाले, जैसे ताश के पत्ते होते हैं, उनकी तरीके से ये ओरिजिनेट हुए थे। बट ये एक्चुअल हिस्ट्री नहीं है। जो मेरे गुरु ने मुझे बताई है, मैं वही आपके साथ शेयर करूंगी। ऑब्वियसली हर किसी की अटैचमेंट हर किसी से हो सकती है, तो मेरे गुरु ने मुझे ये बताया है कि टैरो की हिस्ट्री जो है वो कहीं ना कहीं इंडियन सब कॉन्टिनेंट से ही कनेक्टेड है। पंजाब का जो आज का रीजन है हमारा, आज का पंजाब का जो रीजन है, उस रीजन में ट्राइब होती थी एक, रोमा ट्राइब करके। ट्राइब्स आपको पता है ना, नोमैड्स जो होते हैं, जिप्सी कल्चर भी उन्हीं से आता है ना, घूमते हैं जगह जगह खाने और पानी की तलाश में, अपनी कैटल और अपना घर परिवार लेके वो चलते थे। जहां उनको खाना पानी मिलता था वहां वो कुछ टाइम रहते थे, अपना कल्चर शेयर करते थे वहां के लोगों के साथ, उनका कल्चर अडॉप्ट करते थे और आगे निकल जाते थे। है ना, ये होते थे ट्राइब्स। तो रोमा ट्राइब एक थी जो करंट पंजाब रीजन जो इंडिया का है वहां से ओरिजिनेट करती थी, और उनके साथ ये कार्ड्स यूरोप की साइड गए थे इन द 15th सेंचुरी। कुछ हिस्ट्रीज ये भी कहती हैं कि इजिप्शियन कल्चर का इन कार्ड्स पे बहुत इन्फ्लुएंस है। अगर आप ओरिजिनल इंडियन मैप की हम बात करें, जो प्री ब्रिटिशर्स एरा था, वो भी काफी लंबा स्पैन था, है ना, जिसको हम ओरिजिनल इंडिया कहते हैं। तो वो बहुत दूर तक, पर्शियन कंट्रीज तक, पर्शियन गल्फ तक वो एक्सपैंड करता था। तो इसीलिए इन कार्ड्स की इमेजरी में, अगर आपने एक भी टैरो कार्ड देखा है कभी भी, चाहे रील्स में क्यों ना देखा हो, इनकी इमेजरी में आपको बहुत इजिप्शियन कल्चर से इंस्पायर्ड क्रीचर्स मिलेंगे और सिंबल्स मिलेंगे। तो इनका ओरिजिन इजिप्शियन कल्चर में भी माना जाता है। और दोनों ही जगह के ट्राइब्स मूव करते हुए जिप्सी कल्चर के चलते टैरो कार्ड्स जो हैं अलग अलग जगहों में गए, और वापस ये इंडिया में आए समवेयर अराउंड द 18th सेंचुरी। अगर आपको पता हो तो 1600s में ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी इंडिया में, जिन्होंने इंडिया को सो कॉल्ड डिस्कवर किया था अपने पर्पस के लिए। और 1700s या 18th सेंचुरी जिसको हम बोलते हैं, उन्हीं के साथ, क्योंकि वो यूरोप के साइड से आए थे, उन्हीं के साथ ये कार्ड्स भी वापस इंडिया आए। अब अगर मैं बोलूं कि इंडिया में इन कार्ड्स को ऐसे कि ऐसा ही एक्सेप्ट कर लिया क्या, तो बिल्कुल नहीं। हम एज अ रेस, इंडियंस एज अ रेस, हम एक, अगेन मैं अपने वैदिक रूट्स पे जाना चाहूंगी। एक शब्द होता है शकुन शास्त्र। ठीक है, ये हमारे वैदिक कल्चर से आता है। शकुन शास्त्र है, जिसको हम पॉपुलर लैंग्वेज में शगुन अपशगुन भी बोलते हैं, ओमेन्स बोलते हैं इंग्लिश में। उसको बहुत फॉलो किया जाता था हमारे इंडियन कल्चर में पहले भी, है ना। दूध उबल गया, शीशा टूट गया, बिल्ली रास्ता काट गई, और क्या क्या पॉपुलर ओमेन्स हम लोग सुनते हैं, है ना, अपनी डेली लाइफ में फॉलो भी करते हैं। बहुत सारे शगुन अपशगुन वाली चीजें हम फॉलो भी करते हैं। तो जब हम आज के जनरेशन होके बहुत सारी चीजें फॉलो करते हैं, तो तब 17-1800s में आप सोचो शकुन शास्त्र कितना फॉलो होता था। और उससे भी पहले अगर इंडियन रेस की बात करें तो और ज्यादा फॉलो होता था। तो जब ये कार्ड्स 18th सेंचुरी में इंडिया वापस आए, तब जो भी पॉपुलर ऑकल्टिस्ट और स्पिरिचुअल सीकर्स थे उस टाइम के, उन्होंने इन कार्ड्स में शकुन शास्त्र को पाया। उन्होंने पाया कि इनकी जो इमेजरी है, इन कार्ड्स की जो इमेजेस हैं, वो लाइफ के पैटर्न्स बताती हैं, लाइफ की सिचुएशंस डिसाइड बताती हैं। ठीक है, लाइफ की कंडीशंस बताती हैं, एंड दे आर यूनिवर्सली एप्लीकेबल। हर किसी पे वो 78, ये 78 कार्ड्स का डेक होता है पूरा। ये पूरे 78 कार्ड्स और कुछ नहीं, आपकी लाइफ की सिचुएशंस हैं। और टाइम टू टाइम जैसे किसी की भी लाइफ में सिचुएशंस बदलती हैं, वैसे ही ये कार्ड्स आपको हिंट देते हैं, आपको यू नो
प्रिडिक्ट करते हैं कि आने वाले टाइम में सिचुएशन कैसी हो सकती है, और उसी के साथ ये आपको गाइडेंस भी देते हैं कि हाउ यू कैन काउंटर और एक्ट अकॉर्डिंग टू दैट सिचुएशन। तो ये है टैरो कार्ड्स की हिस्ट्री ब्रॉडली, कि कैसे ये इंडियन साइंस से अटैच होते हैं। और क्योंकि ये शकुन शास्त्र से हमारे इंडियन स्पिरिचुअल सीकर्स ने इनको कनेक्ट किया, इसीलिए उन्होंने इनको नाम दिया एज अ डिविनेशन टूल, एज अ टूल फॉर डिवाइन कनेक्शन, एज अ टूल फॉर डिवाइन पर्पस। क्योंकि हमारी इंडियन रेस हमेशा से ही नेचर और यूनिवर्स की लैंग्वेज से कनेक्ट करती है ना। हम नेचर से कनेक्ट करते हैं। एक और बड़ा पॉपुलर मुझे शकुन याद आ रहा है कि अगर आपके घर की छत पे काला कौवा आके भागता है, बोलता है, तो इट इज अ बैड साइन। ठीक है, उसको गलत साइन माना जाता है। तो इस तरीके की नेचर से कनेक्टेड हमारी रेस थी, और उन्होंने इन कार्ड्स में भी ये कनेक्शन पाया कि ह्यूमन लाइफ की जो सिचुएशंस है वो इन कार्ड्स में भी दिखाई देती हैं, और आप उनको उनसे गाइडेंस ले सकते हो। नेक्स्ट आता है, ये तो एक ब्रीफ हिस्ट्री हुई टैरो कार्ड्स की, और इसीलिए इनको एक गाइडेंस टूल के नाम से ज्यादा जाना जाता है। तो टैरो कार्ड इज द बेस्ट टूल फॉर गाइडेंस। देन वी हैव सम मिथ्स रिलेटेड टू टैरो। देर आर मतलब बहुत सारे, क्योंकि इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, क्योंकि कंटेंट क्रिएटर्स होते हैं, तो बहुत सारे मिथ्स भी पॉपुलरली चलते हैं। तो मैं एक दो पॉपुलर मिथ्स जो हैं वो थोड़े से क्लियर करना चाहूंगी। पहला तो ये कि टैरो प्रिडिक्शंस आर फिक्स्ड एंड अनचेंजेबल। ये मैंने आपको बता ही दिया, कोई भी प्रिडिक्शन फिक्स्ड नहीं है। जो भी प्रिडिक्शन है वो आपके 60 to 70% ऑफ प्रारब्ध के ऊपर प्रिडिक्ट हो रहा है। 30 to 40% ऑफ क्रियामान आपके हाथ में है। तो आप प्रारब्ध नहीं बदल सकते, दैट इज फॉर श्योर, लेकिन आप क्रियामान करके उसके इफेक्ट में कम कम बढ़ती जरूर कर सकते हो। ठीक है। दूसरा, कि ये इंडियन नहीं है, एंटी इंडियन है ये कॉन्सेप्ट, तो उसमें भी मैंने आपको इनकी हिस्ट्री बता दी। भाई आप गूगल पे जाओगे, और क्योंकि हम वेस्टर्नर्स से बहुत ज्यादा पॉपुलर हैं, तो ऑब्वियसली वेब पेजेस पे उन्हीं की हिस्ट्री मिलेगी। बट कोई भी डिविनेशन साइंस जो होती है वो गुरु शिष्य परंपरा से चलती है। तो मैं वो मानती हूँ जो मैंने अपने गुरु से सीखा, और मैं मानती हूँ कि हाँ, ये जो टूल है ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट से ओरिजिनेट हुआ है, और वापस जब ये इंडिया आया तो हमने इसको और ज्यादा कनेक्टेड पाया अपने शकुन शास्त्र के थ्रू। ठीक है। एंड उसी के साथ ये भी बहुत पॉपुलरली माना जाता है कि टैरो जो है वो सिर्फ गिफ्टेड लोग, मतलब टैरो जो है वो गिफ्टेड लोग ही कर सकते हैं। टैरो के लिए आप में कोई स्पेशल गिफ्ट होने की जरूरत है? बिल्कुल नहीं, ये भी एक बहुत बड़ा मिथ है। कोई स्पेशल गिफ्ट होने की जरूरत नहीं है टैरो सीखने के लिए, चाहे आप अपने लिए सीखें चाहे आप प्रेडिक्शन के लिए सीखें। टैरो बकायदा 5 पैटर्न्स पे काम करता है। कैसे काम करता है वो मैं आपको आगे बताऊंगी। जब आपको ये समझ में आ जाएगा कि कैसे काम करता है या क्यों काम करता है, तो आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि इसको सीखने के लिए कोई गिफ्टेड होने की जरूरत नहीं है। चलिए आगे बात करते हैं हम कि टैरो काम कैसे करता है। अच्छा, एक और चीज, एक छोटी सी इंफॉर्मेशन, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे टैरो डेक्स ऑब्वियसली अवेलेबल हैं। देर आर मोर देन 4,000 टाइप्स ऑफ टैरो डेक्स। एंजल ओरेकल कार्ड्स आते हैं, टैरो कार्ड्स आते हैं। बट अगर आप टैरो कार्ड डेक लें तो ये होता है राइडर्स वेट का टैरो कार्ड डेक। मैं इसकी पिक्चर ग्रुप पे भी शेयर कर दूंगी, आप वहां से रेफरेंस ले सकते हैं। लिंक भी मैंने शेयर कर देना है, आप वहां से भी ले सकते हैं जब जब भी आप इसको परचेज करना चाहेंगे। तो ये जो राइडर्स वेट का टैरो कार्ड डेक है, ये बहुत 15th सेंचुरी की ही स्पिरिचुअल सोसाइटी जो थी, हर्मेटिक ऑर्डर ऑफ गोल्डन डॉन सोसाइटी फ्रॉम यूरोप, उन्होंने इस पे एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस किए थे, ऑकल्ट सब्जेक्ट्स के रिसर्च किए थे, और उनकी रिसर्च बेस्ड इसमें आप वो सारी चीजें प्रिडिक्ट कर सकते हैं जो आप किसी भी और कार्ड में कर सकते हैं। बहुत सारे टाइप के और कार्ड आते हैं, जैन ओशो कार्ड्स आते हैं, एंजल ऑरेकल कार्ड्स आते हैं, वो सब गाइडेंस के लिए यूज होते हैं। पर मुझे पर्सनली राइडर्स वेट का ये टैरो डेक ज्यादा समझ में आता है, क्योंकि इससे आप किसी भी तरीके का प्रिडिक्शन और गाइडेंस ले सकते हैं। सो नेक्स्ट वी हैव हाउ डज टैरो वर्क। इस पे आज हम एंड करेंगे अपना सेशन। तो 5 चीजों से टैरो
मैं आपको बताऊंगी कि टैरो काम करता है तो क्यों करता है। 5 things are there that make sense when you want to understand tarots. फर्स्ट इज शकुन शास्त्र, ये मैंने आपको बता ही दिया। शकुन शास्त्र इज नथिंग बट द लैंग्वेज ऑफ या साइंस एंड सिंबल्स, नेचर के साइंस एंड सिंबल्स, उसको हम शकुन शास्त्र बोलते हैं। तो जब आप टैरो कार्ड्स की इमेजरी देखते हैं, आपको उनमें भी नेचर बेस्ड इमेजरी ही मिलेगी। आपको इसमें सांप दिखाई देगा, फ्रूट्स दिखाई देंगे, फ्लावर्स दिखाई देंगे, माउंटेन्स दिखाई देंगे। तो ये सारे जो साइंस हैं, इनके अपने अपने मीनिंग्स हैं जो आपको लाइफ पैटर्न डिकोड करने में हेल्प करते हैं। सेकंड, ये जो काम करते हैं, अगर आपने देखा होगा तो ये कलर सिंबलिज्म पे काम करते हैं। टैरो टैरो कार्ड जो होते हैं बहुत ज्यादा कलरफुल होते हैं। और कलर सिंबलिज्म जो है वो वेल रिसर्च्ड सब्जेक्ट है साइकोलॉजी का, जिसको आप कलर साइकोलॉजी के नाम से भी जानते हो। आई एम श्योर हम सब अपनी लाइफ में इतने आगे आ चुके हैं, लेकिन हमको ये भी पता है कहीं ना कहीं कि कलर्स में अपनी एनर्जी होती है, कलर्स में अपने इफेक्ट होते हैं, है ना। कई कई बार आप किसी पर्टिकुलर कलर्स पे बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड फील करते हो और किसी पर्टिकुलर कलर से बहुत ज्यादा डिजेक्टेड फील करते हो। वैसे ही, क्योंकि वो हमारी साइकोलॉजी पे रिलेट करते हैं, तो कलर साइकोलॉजी या कलर सिंबलिज्म साइकोलॉजी से आता है। एक मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच है इनफैक्ट टैरो कार्ड्स को समझने के लिए भी, और जिसमें कलर सिंबलिज्म साइकोलॉजी से लिया गया है, और ह्यूमन साइकोलॉजी कैसे कलर्स को रिस्पॉन्ड करती है उसके बेसिस पे कलर्स के मीनिंग इसमें बताए गए हैं। थर्ड जो चीज इसमें काम करती है दैट इज नंबर्स। ये अगेन हमारे न्यूमेरोलॉजी रिसर्च से आता है। 18th सेंचुरी के आसपास ही ऑकल्टिस्ट ने न्यूमेरोलॉजी में भी बहुत ज्यादा रिसर्च करी, और उन्होंने ये पाया कि देर आर फ्रीक्वेंसीज ऑफ नंबर्स। तो 0 to 9 जो हमारे प्राइमरी नंबर्स होते हैं, इन सब में हर नंबर की अपनी अपनी एक फ्रीक्वेंसी होती है। और न्यूमेरोलॉजी तो ऑब्वियसली उसको प्लैनेट्स और एस्ट्रोलॉजी और कॉस्मिक एनर्जीज के साथ कनेक्ट करता है। तो टैरो में नंबर्स से भी कॉन्सेप्ट्स आए हैं, कौन से नंबर का क्या इंटरप्रिटेशन है। तो वो नंबर सिंबलिज्म या न्यूमेरोलॉजी बेस्ड सिंबलिज्म पे भी काम करता है। इसके लिए हमें पूरा न्यूमेरोलॉजी पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसमें जितना नंबर्स का काम होगा मैं उतना ही हमारे कोर्स में से पढ़ाऊंगी। फोर्थ आता है इसमें पिक्चर सिंबलिज्म। जैसा कि मैंने बताया कि टैरो कार्ड्स हेवीली पिक्चर्स बेस्ड होते हैं, उसमें बहुत सारे इमेजेस हैं, हर इमेज में छोटे छोटे कंपोनेंट्स हैं, एलिमेंट्स हैं, और उनके अपने अपने मीनिंग्स हैं। तो पिक्चर सिंबलिज्म जो होता है, पिक्चर सिंबलिज्म अगेन साइकोलॉजी में बहुत वेल रिसर्च्ड है। जब आप कोई इमेज देखते हो तो आप उस इमेज से क्या इंटरप्रेट करते हो, वो भी साइकोलॉजी में वेल रिसर्च्ड है। तो पिक्चर सिंबलिज्म पे भी टैरो कार्ड्स बेस्ड है। और फिफ्थ टैरो कार्ड्स बेस्ड होते हैं इंट्यूशन। अब ये इंट्यूशन क्या चीज होती है? वैसे तो इसको आप सिक्स्थ सेंस बोलते हो या गट फीलिंग बोलते हो, है ना। होता है कई बार स्ट्रांगली कोई चीज अच्छी लग रही होती है, कई बार स्ट्रांगली कोई चीज बुरी लग रही होती है। उसका रीजन नहीं पता क्यों लग रही है, पर लग रही होती है ना। लोग भी लगते हैं, एनवायरमेंट भी लगता है। तो वो एनर्जीज होती हैं जो हमारी बॉडी, हमारी ऑरा फील करती है कि वो पॉजिटिव एनर्जी है, वाइब्स हैं, या नेगेटिव वाइब्स हैं, एनर्जी है। तो इंट्यूशन भी टैरो कार्ड्स के लिए बहुत जरूरी है। और जरूरी से मेरा मतलब है कि दिस इज समथिंग दैट यू कैन बिल्ड। और इंट्यूशन बिल्ड करने का सबसे इजी और क्विक वे भी मैं आपको बताऊंगी, जो कि आज से आप लोगों को प्रैक्टिस भी करना है, विच इज 5 डीप ब्रीदिंग। जब भी आपके पास टाइम हो, 5 बार डीप ब्रीदिंग। अगर आप लोगों ने डीप ब्रीदिंग कभी भी प्रैक्टिस करी है तो आपने देखा होगा, जब आप डीप ब्रीदिंग करते हो आपकी बॉडी शांत हो जाती है, आपका माइंड शांत हो जाता है, और वो एक स्टेट में पहुंच जाता है जिसको हम बोलते हैं अल्फा स्टेट। और ये वो अल्फा स्टेट ही होता है जो इंट्यूशन का स्टेट होता है, जहां पे साइंस इंट्यूशन को, अगेन मैं बता दूं कि साइंस कैसे इंट्यूशन को बोलता है। साइंस इंट्यूशन को बोलता है पैटर्न रिकॉग्निशन। पैटर्न इज बेसिकली समथिंग दैट इज कॉमन, उसको पैटर्न बोलते हैं।
और जब आपका दिमाग कोई चीज अपने एनवायरनमेंट में स्कैन करके एक पैटर्न रिकॉग्नाइज करके उसको गेस करने की कोशिश करता है, उसको हम इंट्यूशन बोलते हैं। उसके लिए सबसे पावरफुल चीज जो होती है दैट इज कामिंग योर ब्रेन। और ब्रेन को काम करने के लिए सबसे पावरफुल टेक्निक होती है डीप ब्रीदिंग। 3 बार करो, 5 बार करो, इससे ज्यादा की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आपका ब्रेन इसी में शांत हो जाता है, अल्फा स्टेट में आ जाता है। तो ये 5 चीजें हैं जिनके ऊपर टैरो बेस्ड है, और टैरो इन चीजों से ही अपने मीनिंग्स और इंटरप्रिटेशन निकाल के आपके प्रारब्ध को प्रिडिक्ट करके आपको गाइडेंस देता है। इतना क्लियर है? इतने में किसी को कोई डाउट? फर्स्ट वाला कौन सा था? शकुन शकुन शास्त्र, साइंस ऑफ शकुन ओमेक्स भी शास्त्र। बोलते हैं इसे, हाँ। इसमें क्या होता है? सॉरी आई मिस्ड। शकुन इसमें शास्त्र। नेचर, नेचर के साइंस एंड सिंबल्स को स्टडी किया गया है। हमारे वैदिक कल्चर से आता है शकुन हम्म। शास्त्र। नेचर के साइंस एंड सिंबल्स, ट्रीज, बर्ड्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स, एनिमल्स, ओके। प्लांट्स, नेचर में जो जो चीजें हैं, हम्म। रिवर, वाटर, ब्रिजेस, ये सारी चीजों को स्टडी करके उनके मीनिंग्स, उनके ओके। इंटरप्रिटेशंस, दैट इज शकुन तो शास्त्र। इनके मीनिंग्स हमेशा पॉजिटिव, मतलब एक ही जैसे होते हैं, एक ही मीनिंग होता है, या फिर इसका भी मीनिंग जैसे जब टैरो कार्ड रीडिंग करते हैं तो अलग अलग होता है इसका? नहीं, अलग अलग जैसे होता अगर है। ये कार्ड निकला तो हाँ बस वो याद कर लो कि इसका मतलब ये हाँ है, तो फिर हाँ, तो इजी हो जाएगा, लेकिन अगर बिल्कुल अलग अलग बिल्कुल। होता है तो फिर। नहीं, बिल्कुल यही है। कलर देखोगे आप टैरो कार्ड में, नंबर देखोगे उसमें, पिक्चर्स देखोगे, उसके मीनिंग्स जो बताए जाएंगे वो मीनिंग्स आप याद कर लो, हो गया टैरो कार्ड। उसमें जो, लेकिन हाँ। अब जैसे मैंने अभी एक बार निकाला, तो हम्म। मैंने, हो सकता है मैं रेड कलर निकाल लूं, फिर आप मुझे फिर से 5 मिनट बाद निकालने के लिए बोलो, अब मैं हो सकता है ग्रीन निकाल लूं, तो वो तो चेंज हो गया ना, मतलब वो हाँ बिल्कुल बिल्कुल। स्टेबल तो तो नहीं होगा, हमेशा कार्ड्स तो अलग ही निकलेंगे। हाँ, इसीलिए इसीलिए टैरो में कुछ हम्म। रूल्स भी हैं। हम्म। बिना रूल्स और बिना ओके। अजम्पशंस के तो कोई थ्योरीज यूनिवर्सली एप्लीकेबल हो ही नहीं सकती ना। तो देर आर सम हम्म। रूल्स इन टैरो ऑल्सो। सबसे पहला रूल, हाँ। टैरो का जो प्रिडिक्शन होता है, या टैरो जब आप रीड करते हो, चाहे अपने लिए चाहे किसी और के लिए, आप एनर्जी रीड करते हो, आप बेसिकली एनवायरनमेंट रीड कर रहे हो कि कैसा हाँ। एनवायरनमेंट है, कैसा एनवायरनमेंट हो सकता है आने वाले टाइम में, ठीक है। और टैरो की जो एप्लीकेबिलिटी होती है दैट इज 6 to 8 months। तो अगर कोई मेरे से कह रहा है, से फॉर एग्जाम्पल मैंने 2 जॉब्स के लिए इंटरव्यू दिया, ठीक है, और अब मैं कंफ्यूज्ड हूँ कि मतलब मैं एंग्शियस हूँ कि मेरा सिलेक्शन होएगा कि नहीं होएगा, ठीक है, और मैं टैरो कार्ड से हम्म। ये चीज जानना चाहती हूँ कि मैंने जो दोनों हम्म। इंटरव्यूज दिए हैं क्या मेरा सिलेक्शन उनमें होएगा कि नहीं होएगा। तो वो सिलेक्शन जो है वो एक टाइम, हम्म। टाइम एंड स्पेस बेस्ड है ना। उस सिलेक्शन का रिजल्ट मुझे अगले दो हम्म। दिन में, 2 महीने के अंदर तो पता चल ही जाएगा ना। तो टैरो इज अ गुड टूल फॉर हम्म। शॉर्ट टर्म गाइडेंसेस। देखिए, जब हम एस्ट्रोलॉजी, न्यूमेरोलॉजी की ओके। गाइडेंस लेते हैं तो वो लॉन्ग टर्म की होती हैं। आपको हम्म। पता करना है कि आपकी आपका बच्चा कब होगा, है ना। तो वो एक लॉन्ग टर्म गाइडेंस है, हम्म। कल कल भी आप कंसीव कर सकते हो, हम्म। और आप 3 साल बाद भी कंसीव कर सकते हो, है ना। वो एक लॉन्ग टर्म गाइडेंस है। हम्म। लेकिन वहीं अगर आपको ये पता करना है कि मैंने जो एग्जाम दिया था 2 महीने पहले, उसका रिजल्ट आने वाला है, मेरा रिजल्ट पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, मेरा रिजल्ट अच्छा होगा या हम्म। नहीं होगा, तो वो हम्म। आप टैरो से बहुत अच्छा कर सकते हो। तो पहला रूल जो टैरो में होता है वो ओके। ये कि आप एक बार जब आप कोई भी क्वेरी करते हो और उस पर आप एक गाइडेंस लेते हो, फिर आप वो क्वेरी को 6 to 8 months तक रिपीट नहीं करते। आप उस क्वेरी की जो गाइडेंस लोगे, आप उस पर कोई ना कोई क्रियामान करोगे, आपकी एनर्जीज चेंज होंगी, आपका एनवायरनमेंट चेंज होगा, और 6 to 8 मंथ बाद आप दोबारा उस पर क्वेरी करो, तो आपको अकॉर्डिंगली हम्म। रिजल्ट भी आएगा। ओके। ठीक है। एनी अदर क्वेरी? आदित्य, अभी घर पहुंचा कि नहीं पहुंचा, अभी तक ट्रैफिक में ही है? चलो ओके, आई थिंक ये अभी तक ट्रैफिक में ही है या अभी पहुंचा नहीं है। हम्म। सो अच्छा, दैट, एक और चीज है, हाँ। इंट्यूशन जैसे बोला, फिफ्थ पॉइंट। तो इंट्यूशन तो ये तो ऐसा तो नहीं होता होगा कि सब डेवलप कर सकते हैं? डीप ब्रीदिंग तो ठीक है, इट इज गुड, बट इंट्यूशन तो कुछ, मतलब बॉर्न टैलेंट है ना ये तो? नहीं,
दिस इज अ इंट्यूशन स्किल बॉर्न जो। टैलेंट, इंट्यूशन बॉर्न टैलेंट नहीं है। इंट्यूशन इज बेसिकली अ काइंड ऑफ अ स्किल जो आपको एक्टिवेट करनी होती है। जैसे ये तो हमको पता है कि भाई हमारे ह्यूमन बॉडी में जो हमारा ब्रेन है वो दो तरीके के माइंड्स रखता है, एक क्रिएटिव माइंड, एक क्रिटिकल माइंड, है ना। तो जो क्रिएटिव थिंकिंग होती है, क्रिटिकल थिंकिंग, कुछ बच्चे ऐसे क्यों होते हैं जो क्रिएटिव आर्ट्स में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, डांस, म्यूजिक, पेंटिंग, क्योंकि वो स्किल उनकी बचपन से शार्पन करी जाती है। भाई अगर मुझे पता चल जाए कि मेरे बच्चे में पेंटिंग का स्किल है तो मैं उसको बचपन से वो चीज दूंगी ना, और वो प्रैक्टिस से शार्पन हो जाती है और बड़ा जाके वो बहुत बड़ा पेंटर बन सकता है, आर्टिस्ट बन सकता है। और वहीं अगर मुझे पता हम्म। है कि भाई इसकी एनालिटिकल स्किल्स बहुत अच्छी हैं तो मैं उसको मैथ्स प्रैक्टिस कराऊंगी। तो विद प्रैक्टिस आप कोई भी स्किल को शार्पन कर सकते हो। सिमिलरली जब आप ये कार्ड्स पढ़ते हो हम्म। या इनको सीखते हो, तो इनमें भी जैसा हम्म। अभी हमने डिकोड किया कि इनमें कलर्स हैं, नंबर्स हैं, पिक्चर्स हैं, उनके कुछ सेट मीनिंग इंटरप्रिटेशन है जो हमारी लाइफ और लाइफ सिचुएशंस को स्टडी करते हैं, गाइडेंस देते हैं। जब आप इनको बार 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 प्रैक्टिस करते हो तो फिर आपका माइंड वो पैटर्न पहले से पहले रिकग्नाइज करना शुरू हो जाता है, एक्टिवेट हो जाता है आपका इंट्यूशन बेसिकली।